जरा सोचिए, अमेरिका और ईरान कभी ये जिगरी दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, आज जो दो देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, उनमें कभी गहरी दोस्ती थी। लेकिन फिर आया साल 1969, एक ऐसा क्रांतिकारी साल जिसने इस दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल दिया। तो सवाल यही है कि आखिर दो इतने करीबी सहयोगी जानी दुश्मन बन कैसे गए। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक साल के अंदर ईरान एक पश्चिमी सहयोगी देश से एक कट्टर इस्लामी गणराज्य बन गया और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए। इस पूरी क्रांति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मोहम्मद रज़ा पहलवी यानी ईरान के शाह के दौर में। शाह को सत्ता मिली ही तब थी जब CIA और MI6 ने मिलकर ईरान के उस प्रधानमंत्री को हटा दिया था जिसने देश के तेल का राष्ट्रीयकरण करने की हिम्मत की थी। अब शाह, जो काफी हद तक अमेरिकी हितों के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने एक श्वेत क्रांति शुरू की। देखिए, कागजों पर तो इसका मकसद ईरान को मॉडर्न बनाना था, लेकिन असलियत में ये एक जबरन पश्चिमीकरण था जिसमें भ्रष्टाचार और सामाजिक उथल-पुथल चरम पर थी, और इससे बहुत सारे ईरानी बेहद नाराज थे। एक तरफ तो शाह और उनका परिवार 1971 के परसेपोलिस फेस्टिवल जैसे शाही आयोजनों पर देश का पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ उनकी खूंखार सीक्रेट पुलिस सावक किसी भी तरह के विरोध को बड़ी बेरहमी से कुचल रही थी। इसी माहौल में शाह के एक बड़े आलोचक आयतुल्ला खुमैनी को आवाज उठाने की वजह से देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, पर उन्होंने निर्वासन से भी लोगों तक अपने संदेश पहुंचाना जारी रखा। निर्वासन में रहते हुए भी खुमैनी का असर बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी खूनी घटना हुई जिसने ईरान के लोगों के दबे हुए गुस्से को एक पूरी क्रांति की आग में बदल दिया। वो दिन था 8 सितंबर 1978, जिसे इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। उस दिन शाह के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। बस ये वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ ही महीनों के अंदर जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गए, और अगले ही महीने फरवरी में आयतुल्ला खुमैनी एक हीरो की तरह ईरान वापस लौटे। कहा जाता है कि लगभग 50 लाख लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आए थे। क्रांति तो एक तरह से पूरी हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका के साथ रिश्ते टूटने की आखिरी कील तब ठुकी जब अमेरिका ने देश छोड़कर भाग चुके शाह को लेके एक बहुत बड़ा फैसला लिया। हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शाह को कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाज़त दे दी। ईरान के लोगों के लिए ये एक धोखा था। उनका गुस्सा भड़क उठा। वो मांग करने लगे कि शाह को वापस ईरान भेजा जाए ताकि उसे उसकी किए की सज़ा मिल सके। और इसी गुस्से का नतीजा था 4 नवंबर 1979 का वो दिन, जब नाराज छात्रों की एक बड़ी भीड़ ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया और 52 अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया। इन बंधकों को एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 444 दर्दनाक दिनों तक कैद में रखा गया। इस संकट ने अमेरिका को जैसे लाचार कर दिया था, और यह जिमी कार्टर की प्रेसिडेंसी पर एक दाग की तरह बन गया। जब डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो प्रेसिडेंट कार्टर ने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक बहुत ही डेयरिंग और जोखिम भरे मिलिट्री मिशन को हरी झंडी दे दी। इस प्लान का नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ, और ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। प्लान ये था कि स्पेशल फोर्स की टीम रेगिस्तान में उतरेगी, फिर CIA के ट्रकों में छिपकर तेहरान में घुसेगी, दूतावास पर धावा बोलेगी और बंधकों को छुड़ाकर हेलीकॉप्टर से निकल जाएगी। लेकिन ये मिशन एक के बाद एक गलतियों और बदकिस्मती का सिलसिला बन गया। 8 में से 3 हेलीकॉप्टर या तो खराब हो गए या एक भयंकर रेतीले तूफान में फंस गए। मिशन के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टर जरूरी थे, तो उसे शुरू होने से पहले ही रद्द करना पड़ा। और जब सैनिक जल्दबाजी में वापस लौट रहे थे, तो एक हेलीकॉप्टर एक प्लेन से टकरा गया। नतीजा, ये ऑपरेशन एक पूरी तरह से विनाशकारी विफलता थी। इसमें 8 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई, और अमेरिकी मिलिट्री के जले हुए विमानों का मलबा ईरान के रेगिस्तान में दुनिया के देखने के लिए पीछे छूट गया। इस नाकाम रेस्क्यू मिशन ने प्रेसिडेंट कार्टर के राजनीतिक करियर पर लगभग फुल स्टॉप लगा दिया, और संकट का जो अंत हुआ वो भी ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए एक आखिरी अपमानजनक कदम था।
बहुत दिलचस्प बात है ये। ईरान ने जानबूझकर उन 52 बंधकों को ठीक उसी दिन, बल्कि कहें तो उन्हीं मिनटों में रिहा किया जब रोनाल्ड रेगन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे। ये जिमी कार्टर के लिए एक आखिरी तमाचा था। इसके बाद खुमैनी ने ईरान में सत्ता का एक नया ढांचा तैयार किया, एक इस्लामी गणराज्य जिसके सबसे ऊपर है सुप्रीम लीडर, फिर एक गार्डियन काउंसिल जो ये तय करती है कि चुनाव कौन लड़ सकता है और कौन नहीं, और अपनी इस क्रांति और विजन की रक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली सेना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। तो ये जो सारी घटनाएं हुईं, ये सिर्फ एक दोस्ती का अंत नहीं थीं। इन्होंने एक ऐसी नई राजनीतिक हकीकत बना दी जिसके झटके आज भी महसूस किए जाते हैं और जिसने आने वाले दशकों के लिए मिडिल ईस्ट और अमेरिकी विदेश नीति की शक्ल को हमेशा के लिए बदल दिया।